Students, my name is Muhammad Arslan Rashid. I am lecturer in chemistry, Government Post Graduate College of Science, फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ किस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ आपके सामने दो केसेस हैं। लेफ्ट साइड पे जो केस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन की दो ऑर्थो साइड और एक पैरा साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्थो साइड और पैरा साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज करेगा या उसका रेट इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की कौन कौन सी पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज करता है, इसलिए इसको रिंग एक्टिवेटर भी कहा जाता है। ठीक है। और सेकंड केस अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और बेंजीन की दो ऑर्थो साइड जो हैं यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पैरा पोजीशन जो है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ किया तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो बेंजीन की दो ऑर्थो साइड और पैरा साइड पे हुई है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो साइड और पैरा साइड से रिपेल होगा। सिर्फ एक पोजीशन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अनडिस्टर्ब रहेगी वो होगी मेटा साइड। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है सिर्फ कौन सी पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मेटा पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो बेंजीन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, इसलिए इसको रिंग डीएक्टिवेटर भी कहा जाता है। ठीक है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को रिंग डीएक्टिवेटर भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ कौन सी पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सिर्फ मेटा पोजीशन पे। अगर हम बेंजीन की या एरोमेटिक कंपाउंड की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें तो तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेंजीन की या एरोमेटिक कंपाउंड की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हम जो पढ़ेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सेकंड फैक्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, और जो थर्ड फैक्टर हम पढ़ेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कैसा इफेक्ट करता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन मैकेनिज्म के तहत देते हैं। एक हमने पढ़ा था SN-AR मैकेनिज्म, सेकंड हमने पढ़ा था SN1 मैकेनिज्म, और थर्ड हमने पढ़ा था बेंजाइन मैकेनिज्म। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि SN-AR मैकेनिज्म के ऊपर जो है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट कंपाउंड नज़र आ रहे हैं। एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको कंपाउंड नज़र आ रहा है जिसमें बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर X लगा हुआ है जो कि लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा और बेंजीन रिंग की ऑर्थो साइड और पैरा साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बेंजीन रिंग जो है हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी है,
तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है इस पोजीशन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वाला जो कंपाउंड होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। स्टूडेंट्स, आपको जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो कंपाउंड नजर आ रहा है, अगर आप इस पे गौर करें तो बेंजीन रिंग की जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप X लगा हुआ है, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेंगे तो ये वाली जो पोजीशन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस पोजीशन पे इजीली अटैक करके इस X को इजीली रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत हाई होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम जो कंपाउंड मिडल में है इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंजीन की जिस कार्बन के साथ X लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मिडल में होगा। जैसा कि हमने बेंजीन की या एरोमेटिक कंपाउंड की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेंजीन का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ये इंक्रीज कर रहा है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल उलट है। सबसे ऊपर जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब बेंजीन की जिस कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है जो कि लिविंग ग्रुप है, इसकी ऑर्थो साइड पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लोरो को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, ठीक है, तो बेंजीन की जिस कार्बन के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके साथ कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज सोडियम मेथॉक्साइड। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वो मेथॉक्साइड आयन है। मेथॉक्साइड आयन जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोराइड जो है यहाँ से लीव कर जाएगा और मेथॉक्साइड आयन जो है वो क्लोरो की जगह खुद आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑर्थो नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है दैट इज ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज पिपरिडीन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन की जिस कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है इसकी ऑर्थो साइड पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है लाइक अ प्रीवियस एग्जांपल। तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा तो बेंजीन की जिस कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो पिपरिडीन है। पिपरिडीन की नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है ब्रोमाइड से मिलके HBr में कन्वर्ट हो जाएगा और पिपरिडीन रिंग जो है वो इस कार्बन पे बेंजीन की इस वाली कार्बन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इससे ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। जो अदर कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बाय SN-AR मैकेनिज्म, दे आर 4-chloro-pyridine, 2-chloro-pyridine, heterocyclic N-oxides and 2,4,6-trinitrophenyl chloride, and this compound is also called 2,4,6-trinitropycryl chloride। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो बेंजाइन मैकेनिज्म के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। जब मैंने आपको पहले बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बेंजीन की जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो उसकी ऑर्थो साइड पे हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अब आपको जो दो कंपाउंड नज़र आ रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन की जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसकी इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है। अब ये ऑर्थो हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है अलॉन्ग विद X और दूसरी तरफ वाला जो ऑर्थो हाइड्रोजन है
ये भी एलिमिनेट हो सकता है अलॉन्ग विद X। तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है और इस पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। लेकिन अगर बेंजीन की जिस कार्बन के साथ X लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो ये वाली साइड से क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। ये दोनों जो हैं X और Z एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन X की इस वाली साइड पे जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ से H और ये वाला जो X है ये एलिमिनेट होने से यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद बेंजाइन इंटरमीडिएट बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन के जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसकी पैरा पोजीशन पे और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब जिस कार्बन के साथ X लगा हुआ है, ठीक है, उसकी इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये वाला जो है हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो अलॉन्ग विद X, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर दूसरी तरफ वाला ऑर्थो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो अलॉन्ग विद दिस X, तो इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यानी दोनों केसेस में बेंजाइन जो है वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। अगर आप नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर बेंजीन की जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसकी मेटा पोजीशन पे अदर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन बेंजीन की जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसकी इस तरफ वाली साइड पे भी ऑर्थो हाइड्रोजन अवेलेबल है और दूसरी तरफ वाली साइड पे भी ऑर्थो हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर इस साइड वाला ऑर्थो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है अलॉन्ग विद X, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर इस साइड वाला ऑर्थो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है अलॉन्ग विद दिस X, तो फिर जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यानी दोनों तरह से बेंजाइन इंटरमीडिएट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बेंजीन की जिस कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है उसकी एक तरफ वाली जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वाली जो पोजीशन है वहाँ ऑर्थो हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये वाला ऑर्थो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आने से बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। जब अमोनिया इसमें ऐड होगा तो जो NH2 ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, जिसके तहत हमारे पास जो है मेटा अमाइनो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। अब NH2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि NH2 जो है वो बल्की ग्रुप है, वो क्लोरो के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस की वाइस बनेगा, जिसकी वजह से जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो अनस्टेबल होगी। इसलिए जो NH2 होगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा जो क्लोरो से फार अवे है, जब जहां पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी और बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। अब जिस कार्बन से क्लोरो निकलना है उसकी दोनों तरफ वाली ऑर्थो साइड पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस तरफ वाली ऑर्थो साइड से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, दूसरी तरफ वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। तो दोनों तरफ जो है वो इंटरमीडिएट बन सकता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। दोनों तरफ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। जब NH3 इसमें ऐड होगा तो NH2 जो होगा वो पैरा पोजीशन पे ऐड होगा और जो हाइड्रोजन है अमोनिया का वो मेटा पोजीशन पे ऐड होगा और इससे हमारे पास जो है पैरा अमाइनो क्लोरोबेंजीन बनेगी। NH2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि NH2 जो है वो बल्की ग्रुप है, क्लोरो भी बल्की ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के करीब होंगे, जिसकी वजह से बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो अनस्टेबल होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए NH2 जो है वो फार अवे आके सब्स्टिट्यूट होगा, वो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा जो क्लोरो से दूर है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी और बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तीसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये वाला जो क्लोरो है इसकी इस तरफ वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, दूसरी तरफ वाली पोजीशन पे भी ऑर्थो हाइड्रोजन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्थो हाइड्रोजन जो है वो अलॉन्ग विद दिस क्लोराइड एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जब NH3 इसमें ऐड होगा
तो NH2 जो होगा वो मेटा साइड से ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑर्थो साइड से ऐड होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोराइड, जिससे हमारे पास जो है मेटा अमाइनो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो साइड से इसलिए नहीं ऐड होगा क्योंकि ये जो है क्लोराइड के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ पर जो है NH2 और क्लोराइड के दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस से रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो अनस्टेबल होगी। इसलिए NH2 जो है वो मेटा साइड से ऐड होगा ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ना हो और बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल। सेकंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। जैसा कि हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, दैट इज डाइजोनियम आयन। डाइजोनियम आयन में जो लिविंग ग्रुप होता है दैट इज N2 पॉजिटिव। जब N2 पॉजिटिव जो है लीव कर जाएगा तो बेंजीन की इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे बेंजाइलियम आयन बनेगा। अगर हम SNAR मैकेनिज्म में देखें तो हमने पढ़ा था SNAR मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होगा। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो इससे कार्ब एनाइन बनेगा। ये वाला जो प्रोसेस है स्लो होता है और स्लो प्रोसेस जो है आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग है। रेट डिटरमाइनिंग में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, फर्स्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए SNAR में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल और एरोमेटिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बन आयन जो है इसमें से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट आती है। अब लिविंग ग्रुप जो है वो क्योंकि फास्ट स्टेप में लीव कर रहा है और फास्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता, इसलिए लिविंग ग्रुप जो है उसकी नेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं होता। चाहे लिविंग ग्रुप जो है वो क्लोरो हो, चाहे लिविंग ग्रुप जो है ब्रोमो हो, चाहे लिविंग ग्रुप जो है वो आयोडो हो, SNAR मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप जो है उसकी नेचर चेंज होने से रिएक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर लिविंग ग्रुप जो है वो फ्लोरो हो तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो के कंपैरिजन में फ्लोरो जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है और फ्लोरो होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3300 टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि फ्लोरो जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बेंजीन रिंग पे अगर फ्लोरो लगा होगा तो जिस कार्बन के साथ फ्लोरो ग्रुप लगा होगा वो हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वहाँ क्रिएट होगा, तो इससे न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना ईजी होगा। क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो हैं क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए वो बेंजीन की इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इधर अटैक करना इजी नहीं होता। लेकिन फ्लोरो जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाईली कह लें क्रिएट करेगा, ज़्यादा क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना इजी होगा। और इसलिए फ्लोरो जो है अगर वो मौजूद है एज अ लिविंग ग्रुप तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3300 टाइम जो है वो इंक्रीज होगा एज कंपेरिजन टू द क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। अगर हम एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिविंग ग्रुप्स की बात करें तो हैलाइड्स, सल्फेट्स, सल्फोनेट्स एंड R3 पॉजिटिव जो हैं ये एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों में एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ग्रुप्स ऐसे हैं जैसा कि NO2, OR, OAR, SO2R एंड SR, ये जो है एलिफेटिक सिस्टम में तो लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट नहीं करते, लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये इजीली लीव कर जाते हैं। NO2 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में गुड लिविंग ग्रुप है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स की आपस में कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आ रही है कि फ्लोरो जो है वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है
देन आफ्टर नाइट्रो, और इस तरह जो सबसे लास्ट पे है दैट इज फेनॉक्साइडाइन, अल्कोक्साइडाइन, अल्काइल सल्फाइडाइन एंड अमाइडाइन। अगर हम डिफरेंट हैलोजेंस की आपस में एज अ लिविंग ग्रुप की कंपैरिजन की बात करें तो क्लोराइड जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। हाइड्रोक्सल ग्रुप को हम एस्टर की फॉर्म में लीव कर सकते हैं, यानी अगर हमने हाइड्रोक्सल को लीव करवाना हो तो हमें सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इनटू द एस्टर। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंट जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में या डिफरेंट मैकेनिज्म में उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इनके जर्नल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आ रही है जिसमें NH2 नेगेटिव जो है वो सबसे बेस्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, देन ट्राइफिनाइल मेथाइल एनाइन जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, और सबसे लास्ट पे अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करती है, यानी कि NH2 नेगेटिव जो है वो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है और अल्कोहल जो है सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल है। इस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो जो साइनाइड आयन है वो सरप्राइजिंगली वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट नहीं करता,